विद्यार्थी, मैं क्रांति सर। पिछली कक्षा में हम लोगों ने ये देखा था कि यदि हम किसी कैपेसिटर के प्लेटों के बीच डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर देते हैं तो उसका कैपेसिटेंस किस प्रकार प्रभावित होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं रिव्यू कर रहा हूँ जो मैंने पिछली कक्षा में आपको पढ़ाया था। पिछली कक्षा में हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया था और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेटों के बीच हमने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया था। ओके, तो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके प्लेटों का जो क्रॉस सेक्शन एरिया A है और प्लेटों के बीच का डिस्टेंस कितना है, D है, और ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज +Q और राइट सरफेस पर नेगेटिव चार्ज कितना है, -Q है। अब इन प्लेटों के बीच हमने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा था और इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान कितना था, K था। विद्यार्थी, इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की जो चौड़ाई है वो हम कितना लेंगे, D लेंगे। मतलब हम इसके प्लेटों के बीच कंप्लीटली जो जितना भी स्पेस है, इसके प्लेटों के बीच जो खाली जगह है उन पूरी जगहों में हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर रहे हैं जिसका कांस्टेंट कितना है, K है। तो हमने देखा था कि इसका कैपेसिटेंस जो होता था वो बढ़ जाता था। इसका कारण यह था कि जब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरते हैं कैपेसिटर के प्लेटों के बीच तो कैपेसिटर के प्लेटों के बीच के भाग में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान घट जाता था, जिसको मैंने आपको बताया था कि अगर आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर देते हैं तो कैपेसिटर के प्लेटों के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है E बराबर E0 बटा K, जहाँ E0 तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेते थे जब हमने कैपेसिटर के प्लेटों के बीच निर्वात रखा था। और उसी प्रकार से कैपेसिटर के प्लेटों के बीच डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान भी चेंज हो जाता था और वो हो जाता था V0 बटा K। और आप देखिए K का मान हमने कल आपको पढ़ाया था कि वो 1 से क्या होता है, बड़ा होता है या 1 के बराबर होता है। यदि आप निर्वात में है तो वो 1 के बराबर होगा, अदरवाइज वो क्या होता था, 1 से बड़ा होता था। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को देख रहे हैं तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर देने के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का मान कम हो जाएगा, घट जाएगा। और इसके कारण क्या होता था कि कैपेसिटेंस C बराबर Q बटा V का मान, चूंकि V घट जाता था डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर देने पर, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाता था, बढ़ जाता था। और कल हमने इसके लिए फॉर्मूला ड्राइव भी किया था, सूत्र ड्राइव भी किया था, और हमने ये देखा था कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरने पर किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता था ε0 A बटा D और इंटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। ओके, कोई दिक्कत? लेकिन आज हम इससे संबंधित कुछ नोट लेंगे ताकि हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके और प्रॉब्लम को कुछ और बातें हम जान सके कि जैसे यदि हम किसी कैपेसिटर के प्लेटों के बीच कंडक्टर रख देते हैं तो क्या प्रभाव होगा। यदि हम कैपेसिटर के प्लेटों के बीच डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख रहे हैं लेकिन वो स्लैब पूरे स्पेस को नहीं भर रहा है बल्कि उसके कुछ भाग को भर रहा है, तब क्या प्रभाव होगा। और यदि हम किसी कैपेसिटर के प्लेटों के बीच दो विभिन्न प्रकार के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले मटेरियल को भरते हैं तब क्या प्रभाव होगा। तो आज अभी हम अपने फर्स्ट जो हमारा लेक्चर का जो फर्स्ट हाफ है उसमें हम ये स्टडी करेंगे। सेकंड हाफ में हम स्टडी करेंगे और डिफरेंट प्रकार के कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को, जैसे स्फेरिकल कैपेसिटर हो गया, उसके बाद सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो गया। ओके, तो चलिए हम आगे के जो टॉपिक है उसको नोट में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो नोट में हम पहला ले रहे हैं कि यदि कैपेसिटर के प्लेटों के बीच, यदि कैपेसिटर के प्लेटों के बीच यदि कैपेसिटर के प्लेटों के बीच, थोड़ा सा 1 मिनट यहां देखते हैं। नोट 1, यदि कैपेसिटर के प्लेटों के बीच T मोटाई एवं K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का स्लैब भर दिया जाए तो क्या होगा।
यदि कैपेसिटर के प्लेटों के बीच T मोटाई एवं K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का स्लैब भर दिया जाए तो क्या होगा, मतलब उसका कैपेसिटेंस पर क्या प्रभाव होगा। तो आइए हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेटों के बीच एक स्लैब रख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेटों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, D है। क्रॉस सेक्शन एरिया आप जानते हैं, उसको मैंने A लिया है, और ये इसको मैंने एक एक्सटर्नल पोटेंशियल से जोड़ा है, जिसके कारण प्लेटों पर क्या होता है, चार्ज अपीयर हो जाता है। अब हम एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इसके अंदर रख रहे हैं, लेकिन ये मटेरियल इसके पूरे खाली भाग को नहीं भर रहा है, बल्कि इसके अंदर के कुछ भाग को ही वो क्या कर रहा है, भर पा रहा है। या तो आप इसको बीच में रख सकते हैं या किसी एक किनारे पर भी रख सकते हैं। और इसकी मोटाई कितनी है, T है, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K है। तो अब इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा, ये हमको कैलकुलेट करना है, ये हमको बताना है। विद्यार्थी, मैंने आपको बताया कैपेसिटेंस निकालने का क्या तरीका है। यदि आपको किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है C इक्वल टू, तो उसके प्लेटों के बीच जो प्लेटों पर जो चार्ज होता है उसको Q लेते हैं, और साथ ही कैपेसिटर के प्लेटों के बीच के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम निकालते हैं, और हम डिवाइड करते हैं Q/V, और हमको मिल जाएगा C। अब देखिए इस कैपेसिटर पर थोड़ा सा गौर कीजिए। कैपेसिटर का वह भाग जो खाली है, कौन सा भाग, जो खाली है, जिसमें निर्वात है, जिसमें हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को नहीं रखा है। तो पूरे भाग में तो हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा नहीं है, तो D पूरी डिस्टेंस है प्लेटों के बीच, और T मोटाई का स्लैब मैंने रख दिया है बीच में। तो D माइनस T जो डिस्टेंस होगा, D माइनस T का जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, वैसा एरिया होगा जहां पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है। यहां देखिए, जैसे मान लेते हैं आपके कैपेसिटर का प्लेट हो गया, और हमने यहां पर एक स्लैब रख दिया। प्लेटों का बीच का कुल डिस्टेंस कितना है, D है, स्लैब की मोटाई कितनी है, T है। तो खाली जो भाग बचा जिसमें स्लैब नहीं है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है, निर्वात है, वो कितना होगा, ये ना होगा। तो D में से क्या करेंगे, ये T वाले भाग को घटाएंगे, चूंकि ये दोनों साइड है, लेकिन यहां पर भी निर्वात है, यहां पर भी निर्वात है, और बीच में ही केवल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने भरा है। इसलिए वह भाग, वह क्षेत्र जिसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है वो कितना होगा, D माइनस T होगा। ओके, और जिस भाग में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसकी चौड़ाई कितनी है, T दी हुई है। तो D माइनस T जो क्षेत्र है जहां डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है, ये वाले जो भाग है, वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान क्या होगा, निर्वात में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होगा। और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान कितना होगा, V0/K होगा, निर्वात में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान है वो, और बटा में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ऐसा है कि इसके प्लेटों के बीच, कैपेसिटर के प्लेटों के बीच दो प्रकार के या दो अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहे हैं, और कुल पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होगा, योगफल होगा। और पहले वाले एग्जाम्पल में क्या देखते थे, पहले वाले एग्जाम्पल में हम जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पूरा कंप्लीटली भर देते थे तो पोटेंशियल का मान घट जाता था, लेकिन वो पूरे प्लेट के लिए, पूरे कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल का मान प्रदान करता था। लेकिन यहाँ पर हमने पूरे प्लेटों के बीच पूरे भाग को हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब से नहीं भरा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमको दो अलग अलग पोटेंशियल चाहिए। तो हम यहाँ पर पहले लिख देते हैं कि माना अच्छा, ये तो मैंने लिख दिया है ना, यदि कैपेसिटर के प्लेटों के बीच T मोटाई का और K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का स्लैब भर दिया है, ठीक है। तो कैपेसिटर के प्लेटों के बीच D माइनस T क्षेत्र में विभव, D माइनस T क्षेत्र में विभव, जहां हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं रखा है, कितना हो जाएगा, इसको हम लोग V1 डिनोट कर रहे हैं, और ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E0, चूंकि निर्वात में इलेक्ट्रिक फील्ड, निर्वात वाला जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E0 है, और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जहां हम रखेंगे वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E बराबर E0 बटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। तो V1 बराबर कितना होगा, E0, और डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का, D है, लेकिन D नहीं लेंगे क्योंकि हम केवल उसी भाग को ले रहे हैं जिसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं भरा है, और वो भाग की उस भाग की चौड़ाई कितनी है, D माइनस T है। तो ये हमारा क्या हो गया, V1 हो गया, उस भाग का पोटेंशियल जहां पर निर्वात है, जहां डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है।
यहाँ पर आप लिख सकते हैं कैपेसिटर के प्लेटों के बीच d माइनस टी क्षेत्र का विभव या वह क्षेत्र जहां डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है। ओके, अब देखिए टी मोटाई के डाइलेक्ट्रिक स्लैब का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, जिसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि क्षेत्र या टी मोटाई वाले क्षेत्र में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। कितना हो जाएगा विद्यार्थी, ये हो जाएगा आपको V2 और इसका मान होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, चूंकि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट नहीं है, वो निर्वात वाला इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बल्कि उसका मान है E और डिस्टेंस कितना है, कितने तक, कितनी मोटाई है उसकी, T है। तो E इंटू टी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्प्लेसमेंट E डॉट डी आर। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ से यहाँ चल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आप चल रहे हैं और इसके कारण क्या होगा, आपको एक पोटेंशियल प्राप्त होगा और ये पोटेंशियल होगा V2 बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्षेत्र में E और इस क्षेत्र की जो इस क्षेत्र का जो डिस्टेंस है dr है, इस क्षेत्र की जो चौड़ाई है वो T हो जाएगी। इसको क्या लिख सकते हैं, चूंकि E बराबर है E नॉट बटा के इंटू कितना हो जाएगा, T हो जाएगा। इसलिए विद्यार्थी कैपेसिटर के प्लेटों के बीच कुल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, कुल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिख रहा है कि इंक भरना पड़ेगा, अभी भर देंगे इसके बाद। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा विद्यार्थी, ये हो जाएगा V1 प्लस V2 बराबर कुल पोटेंशियल कितना हो गया, V हो गया। ओके, तो V बराबर कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 हो जाएगा, ऐसे लिख देते हैं V बराबर V1 प्लस V2। अब देखिए V1 का मान कितना है, E नॉट इंटू डी माइनस टी और V2 का मान कितना है, E इंटू टी, जिसको हम लिखेंगे यहां पर देखिए E नॉट बटा के और इंटू टी। ओके, चलिए तो V बराबर आपका हो जाएगा E नॉट, सब में से हम कॉमन कर देते हैं और ये हमारा हो जाएगा D माइनस टी और प्लस टी बाटा के। कोई दिक्कत विद्यार्थी, हमारे पास V का मान आ गया, इसलिए कैपेसिटेंस C डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि मैंने डाइलेक्ट्रिक के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि इसके बीच हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया है, इसलिए कैपेसिटेंस C या हाँ C भी आप लिख सकते हैं, बराबर होगा चार्ज Q और बाटा में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V जो है वो दो अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का योगफल है। मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि वह भाग जिसमें निर्वात है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग होगा और वह भाग जिसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग होगा। दोनों को मैंने जोड़ दिया है क्योंकि वो अलजेब्रिक सम होते हैं। बराबर Q और बटा E नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाटा के। ओके विद्यार्थी, यही देखिए ये इसका काम हो गया, ये हो जाएगा बराबर Q और E बराबर होता है, E बराबर होगा आपको सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आप जानते हैं कि यदि आपके पास दो पैरेलल प्लेट हैं और इनके बीच निर्वात है, कोई किसी प्रकार का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है, निर्वात है, तो इनके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसको हम डिनोट करते हैं E नॉट से और इसका मान होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जहां सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी है प्लेटों पर। और यदि प्लेट का क्रॉस सेक्शन एरिया A है और प्लेट पर चार्ज Q है तो हम लिख सकते हैं सिग्मा बराबर Q बाई A, इसलिए Q बराबर सिग्मा इंटू A भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए Q के जगह पर हम क्या लिख देंगे, सिग्मा इंटू A लिख सकते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर अलग से नहीं लिखा है, अब हम लिख दे रहे हैं सिग्मा इंटू A। चलिए तो सिग्मा इंटू A बटा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट E बराबर कितना है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हो जाएगा D माइनस टी प्लस टी बटा कितना हो जाएगा, K हो जाएगा। ओके,
सिग्मा सिग्मा कैंसल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका कैपेसिटेंस C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटा डी माइनस टी प्लस टी बटा के। कोई दिक्कत? तो ये आपको किसका मान मिल गया? ये आपको मिल रहा है कैपेसिटर के बीच यदि हम कोई टी मोटाई का डाइलेक्ट्रिक स्लैब भर देते हैं तो उसका कैपेसिटेंस हो जाता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए और बटा में डी माइनस टी और प्लस टी बटा कितना हो जाएगा? के हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा गौर करते हैं विद्यार्थी, ये फार्मूला सही है कि नहीं है इसको चेक हम कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो क्रॉस चेक करने के लिए हम ऐसा सोचते हैं, आइए यहाँ पर, कि मान लेते हैं कि इनके बीच में किसी प्रकार का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने भरा ही नहीं है, इनके बीच कंप्लीटली निर्वात है, किसी प्रकार का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं भरा है। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की अगर मान लीजिए इनके बीच कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है तो हम कल्पना करते हैं कि इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, लेकिन है नहीं, तो उस काल्पनिक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की मोटाई कितनी होगी? जीरो नहीं होगी, जीरो होगी ना, क्योंकि वो तो है ही नहीं। और जैसे ही हम यहाँ पर जीरो लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, जीरो प्लस जीरो, ये पूरा टर्म कितना होगा? जीरो, और ये होगा एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी, और जो क्या है, जब हम वो हमारे कैपेसिटेंस का मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, टी बराबर जीरो पुट करेंगे तो सी बराबर होगा एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी माइनस जीरो, एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी बराबर सी नॉट। और वो सी नॉट किसका मान है? जब हम कैपेसिटर के बीच कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं रखे थे, निर्वात था। ओके, अगर हम इस पूरे कैपेसिटर के बीच में जितना उसका क्षेत्र है सब में एक ही प्रकार का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर देते हैं और इसका कांस्टेंट कितना है? के है। तो जब हम पूरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इस प्लेटों के बीच भर देते हैं तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की जो चौड़ाई होगी वो टी बराबर कितनी हो जाएगी? डी हो जाएगी। टी बराबर कितनी हो जाएगी? डी, क्योंकि मोटाई जो है वो पूरे प्लेटों के बीच, हम जो मोटाई है वो पूरे प्लेटों के बीच, डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है पूरे प्लेटों के बीच भर दिया गया है, इसलिए उसकी मोटाई प्लेटों के बीच के डिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। तो टी बराबर कितना होगा? डी हो जाएगा। और जैसे ही टी बराबर डी हम लेते हैं, टी इक्वल टू डी लेंगे, इस फार्मूले में यहाँ पुट करेंगे, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी पहले से है, माइनस यहाँ कितना होगा? डी, और प्लस डी बटा में कितना हो जाएगा? के। ये डी डी कैंसल आउट हो गया, एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी, और ये नीचे है, बटा में है तो ऊपर चला जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? सी डाई इलेक्ट्रिक। याद आ रहा है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, जो अभी हमने आपको क्लास शुरू करने से पहले, ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैंने आपको पढ़ाया। तो इसका मतलब है कि वो वही फार्मूला प्राप्त हो रहा है जो पहले हमने प्राप्त किया था। तो इस प्रकार से हमने इसको क्या कर लिया है? क्रॉस चेक भी कर लिया है। तो कंप्लीटली हमने ये सीखा फर्स्ट नोट में कि यदि हम अपने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के यदि हम अपने कैपेसिटर के प्लेटों के बीच डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का स्लैब भरते हैं, स्लैब रखते हैं जिसकी मोटाई टी है, तो इसके कारण कैपेसिटेंस का मान जो होता है एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी, जहाँ प्लेटों के बीच की दूरी है, माइनस टी जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब की मोटाई है, प्लस टी बाई के, जहाँ के क्या है? कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। कोई दिक्कत? तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसको आप लोग एक काम कर लीजिए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको लिखने के टाइम पर आप इसको लिख सके। थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा ताकि पूरा ब्लैक बोर्ड आ जाए, तब तक मैं इंक डाल लेता हूँ। ओके, इसके बाद विद्यार्थी हमारे जो पढ़ाई होगी वो नेक्स्ट हमारा जो नोट है हम उस पर पहुँचेंगे, ठीक है। और इस नेक्स्ट नोट में हम कैपेसिटर के प्लेटों के बीच कंडक्टर को रखते हैं और देखते हैं क्या होता है, ठीक है, हमारा कैपेसिटेंस क्या प्राप्त हो रहा है, ठीक है। ओके, ले लिया आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, और मैं शुरू कर रहा हूँ अपने नेक्स्ट टॉपिक को। टॉपिक नहीं, मतलब इसमें नोट है, दूसरा नोट है, और वो नोट है कि यदि कैपेसिटर के प्लेटों के बीच हम कंडक्टर भर देते हैं, कोई कंडक्टिंग मटेरियल भर देते हैं, तो क्या होगा। तो है कि यदि दूसरा, यदि कैपेसिटर के प्लेटों के बीच कंडक्टिंग
मटेरियल भर दें तो क्या होगा? यदि हम कैपेसिटर के प्लेटों के बीच नॉन कंडक्टिंग मटेरियल भर दें तो नॉन कंडक्टिंग नहीं, कंडक्टिंग मटेरियल, जिसको हम लोग बोलते हैं चालक पदार्थ। ठीक है, चलिए देखते हैं विद्यार्थी। सबसे पहले हम चालक पदार्थ के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम निकाल रहे हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास एक चालक पदार्थ है। इसको 3 डायमेंशन दिखाने की जरूरत नहीं है, बेसिक चीजों को हमको समझाना है। ये एक कंडक्टर है। विद्यार्थी, कंडक्टर की डेफिनेशन मैंने आपको इससे पहले वाली कक्षा में बताई भी थी और पहले भी मैंने पढ़ाया है कि वैसे मटेरियल जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो, और एक और तरीका आप इसको कहने का है कि वैसे मटेरियल जिनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान शून्य हो, या वैसे मटेरियल जिन पर चार्ज को देने पर उनका समस्त चार्ज उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो आप कई तरीके से कह सकते हैं। तो अगर हम हमारे पास एक कंडक्टर है और यदि हम इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो क्या होगा? इस पर इसके जो चार्ज हैं वो इसके सरफेस पर एक्युमुलेट होने लगेंगे, और ये तब तक एक्युमुलेट होने लगेंगे जब तक एक मटेरियल के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं इंड्यूस हो जाता है। जब तक ये सरफेस पर एक्युमुलेट होते रहेंगे, जब तक इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल करने के लिए मटेरियल के अंदर में या कंडक्टर के अंदर में एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड या इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं उत्पन्न हो जाता है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इस कंडक्टर के लिए वो होता है E इनसाइड और प्लस E आउटसाइड या एक्सटर्नल, और ये एक दूसरे के बराबर होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, और इनका मान कितना हो जाता है? एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। इसको आप एक और तरीके से समझिए विद्यार्थी। कंडक्टर के अंदर फ्री चार्ज होते हैं, और जब हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इसके फ्री चार्ज जो होते हैं वो सरफेस पर जमा हो जाते हैं। ओके, तो सरफेस पर जमा हो जाते हैं तो ये अंदर वाले भाग में क्या कोई चार्ज रहेंगे? नहीं रहेंगे, किसी प्रकार का अंदर नेट चार्ज नहीं होगा। और अंदर अगर यहाँ पर हम एक गॉसियन सरफेस लेते हैं, इस कंडक्टर के अंदर वाले भाग में एक क्लोज गॉसियन सरफेस लेते हैं, तो इस क्लोज गॉसियन सरफेस के अंदर Q इनक्लोज कितना होगा? 0, क्योंकि सारे जो चार्ज हैं वो सरफेस पर अपीयर हो गए हैं, और इस कारण फ्लक्स फाई जो होगा Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और बराबर 0 होगा। तो किसी कंडक्टर के सरफेस पर नहीं, सरफेस के अंदर किसी कंडक्टर के अंदर फ्लक्स कितना होता है? 0 होता है, और फ्लक्स 0 होगा तो E डॉट da भी कितना होगा? 0, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा? 0। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0 होता है, जिसको मैंने कई तरीके से आपको बताया। तो हम लोग स्पष्ट तौर पर समझ चुके हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E का मान कितना होता है? 0। एक्सटर्नल फील्ड कितना है? E0 है, जिसमें हमने इस कंडक्टर को रखा है। इसलिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बराबर क्या होता है? E0 बटा E। E0 क्या है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि किसी भी मटेरियल में इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड या सरफेस चार्ज या बाउंड्री चार्ज या फिर बाउंड चार्ज को इंड्यूस करता है, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और बटा में इस मटेरियल के अंदर अगर ये कंडक्टर है तो इसके अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड का अनुपात जो होता है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। E0 और बटा में ये कितना है? 0 है, इसलिए क्या होगा? इन्फिनाइट। इसका मतलब है कि किसी कंडक्टर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान कितना होता है? इन्फिनाइट होता है। ओके, तो चलिए हमको मिल गया। तो क्या मिला? दूसरे को समझने के लिए हमको की आइडिया मिल गया, और वो क्या है? कंडक्टर के लिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान के बराबर कितना होता है? इन्फिनाइट होता है, टेंड्स टू इन्फिनाइट होता है। ओके, इसलिए क्या होगा? इसलिए C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू K। कोई दिक्कत?
और k बराबर इन्फिनाइट है तो c टेंस टू कितना होगा, इन्फिनाइट। कैपेसिटेंस का मान बहुत अधिक हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो यदि हम किसी कैपेसिटर के प्लेटों के बीच कंडक्टर रख देते हैं तो उसका जो कैपेसिटेंस होता है वो बहुत बढ़ जाता है, इन्फिनाइट की ओर वो प्रवृत्त होने लगता है। ओके, चलिए विद्यार्थी, बहुत अच्छा। अब हम एक और नोट ले लेते हैं, और ये नोट क्या है, नोट 3 इसको दिख रहा है यहाँ ना, नोट 3 हम ले रहे हैं। और इस नोट 3 में हम क्या करते हैं कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेटों के बीच दो भिन्न डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख देते हैं। यहाँ देखिए, ये हमारे पास है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, थोड़ा सा मैं इसको 2 डायमेंशन में ही दिखा रहा हूँ। ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ओके, ठीक है। और ये हम पॉजिटिव चार्ज इस पर है, और इस पर कितना है प्लेट के बीच, प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है, ये है प्लस क्यू और ये है माइनस क्यू। इसको मैंने किसी एक्सटर्नल पोटेंशियल से जोड़ दिया है। ये मैं बार बार क्यों दिखाता हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है दिखाने में कि एक तरह से कैपेसिटर हो गया। अब ये भी कंसेप्ट बन जाता है कैसे ये चार्ज हुआ। अब क्या करते हैं कि दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो सेम चौड़ाई के हैं, इनको हम लोग भर देते हैं। आप कोई चौड़ाई ले सकते हैं, लेकिन मैंने इजी प्रॉब्लम्स के लिए इसको सेम चौड़ाई का लिया है, ठीक है। मैंने इसको भर दिया। ये हमारा है फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसका कांस्टेंट है K1, और इसके बाद एक दूसरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मैंने यहाँ भरा है जिसको मैं इस प्रकार से दिखा रहा हूँ। ये डिफरेंट मटेरियल को सूचित करने के लिए मैंने इसे दिखाया, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो कितना है, K2 है। प्लेटों के बीच का जो डिस्टेंस होता था वो तो वही है D, और क्रॉस सेक्शन एरिया A है, लेकिन ये हाफ भाग में K1 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक स्लैब भरा है, और हाफ में K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा है। तो हाफ एंड हाफ है, तो इनकी जो चौड़ाई होगी वो कितनी हो जाएगी, D/2 एंड D/2 हो गई। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है? चलिए अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि इसके कैपेसिटेंस का मान कितना होगा। तो इसके कैपेसिटेंस का मान हमको निकालना है। यहाँ पर दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने भर दिए, एक है D/2 और एक और है D/2, तो इसका मतलब दो स्लैब भर दिए। जब हम एक स्लैब भर रहे थे, याद कीजिएगा, इससे नोट नंबर जो था 1 था, एक स्लैब हम लोग भर रहे थे और इसकी चौड़ाई D थी और बीच का जो डिस्टेंस T थी और बीच का डिस्टेंस, प्लेटों के बीच का डिस्टेंस D था। तो C बराबर आया था ε0A और D-T प्लस T/K। ये केवल एक जब हम भरे थे तब। यदि हम दो स्लैब भर रहे हैं तब क्या होगा, ये दोनों इंडिपेंडेंट स्लैब है, एक दूसरे ऐसा एक दूसरे से सटे हुए हैं, लेकिन इनका व्यवहार जो है दोनों एक दूसरे से अलग है, इंडिपेंडेंट है। तो हम ऐसा अनुमान कर सकते हैं कि C बराबर होगा ε0A D-T1 और फर्स्ट के लिए प्लस T1/K1, एक तो हो गया। उसके बाद -T2 और प्लस T2/K2। अब आप कहेंगे सर ये कैसे कर दिया? देखो, ये वाला जो टर्म है वो क्या है, D क्या है, पूरा डिस्टेंस है, उसमें से आपने कितना घटाया, T1 घटाया। कब? जब आपने फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा। अगर आप दूसरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरते हैं तो निर्वात के लिए कितना स्पेस बचेगा, D में से फिर कितना घटाना पड़ेगा, T2। तो अब निर्वात वाले भाग के लिए कितना जगह बचा, D में से T1 घटाओ, फर्स्ट स्लैब भरे, दूसरा भरे तो कितना घटाया, T2 घटाया। अब देखो, चूंकि पहला डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है वो पोटेंशियल को कितना डिक्रीज करता है, 1/K1, तो दूसरा जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालोगे तो वो कितना घटा कम करेगा, 1/K2। तो इसलिए क्या होगा, फॉर्मूला जस का तस रहेगा, बस जितने डाइलेक्ट्रिक स्लैब शामिल होते चले जाएंगे उतने ही ये वाले टर्म बढ़ते चले जाएंगे। जैसे C बराबर ε0A
बटा डी तो जस का तस रहेगा, माइनस T1 माइनस T2, अगर तीसरा भरेंगे तो T3, चौथा भरेंगे T4, डॉट डॉट डॉट, अगर n भरेंगे तो Tn, और साथ में जोड़ेंगे किसको, इस वाले टर्म्स को, क्या कि ये वाला टर्म जो है पोटेंशियल को डिक्रीज कर रहा है, तो बटा में रहेगा तब ना वो इंक्रीज करेगा कैपेसिटेंस को। तो क्या होगा, T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस डॉट 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 प्लस Tn बाई Kn। तो चूंकि हमारे पास हम इतने स्लैब हमने भरे नहीं हैं, हमने केवल 2 स्लैब भरे हैं, इसलिए हमारा जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए नहीं चेंज हो रहा है, 2 भरो 3 भरो, क्रॉस सेक्शन एरिया तो जस का तस है, D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 बाई K1 और प्लस T2 बाई K2। अब देखो यहाँ पर विद्यार्थी, फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक स्लैब की मोटाई कितनी है, T1 बराबर हाफ है ना D/2, और सेकेंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब की मोटाई कितनी है, T2 बराबर हाफ D/2। यहाँ पुट कर देते हैं एप्सिलॉन नॉट ए बटा D माइनस D/2 माइनस D/2 प्लस T1 के जगह पर D/2 K1 प्लस D/2 K2। ओके, अब देखो ये पूरा है, हाफ हाफ पूरा हो जाएगा, कैंसिल कर देगा। ओके, एप्सिलॉन नॉट ए बटा कॉमन कर दो, कितना हो जाएगा, D 1/2 K1 प्लस 1/2 K2। कोई दिक्कत, C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटा D, देखो यहाँ पर क्या करेंगे, लसा हम ले लेते हैं, लसा लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 K1 K2, ये K2 प्लस कितना हो जाएगा K1, C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटा D, नीचे हो जाएगा K1 प्लस K2 और ऊपर हो जाएगा 2 K1 इंटू K2, और ये क्या हो गया, कैपेसिटेंस C का मान हो गया। यहाँ पर देखो कैपेसिटेंस C का जो मान है वो दोनों डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के कांस्टेंट पर डिपेंड कर रहा है, K1 और K2 पर डिपेंड कर रहा है। जब हम इसके डिनोमिनेटर में देखते हैं तो ये ऐड हो रहा है और नोमिनेटर में ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, अब यहाँ पर देखो C बराबर हम इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए बटा D इंटू K इक्विवेलेंट। ये K इक्विवेलेंट क्या है, ये दोनों डाइलेक्ट्रिक स्लैब मिलकर ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे यह एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो, और इस एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब का इक्विवेलेंट कांस्टेंट जो है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वो कितना हो जाएगा 2 K1 इंटू K2 बटा K1 प्लस K2। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, जैसे रेसिस्टेंस जुड़ते थे, है ना, तो रेसिस्टेंस जुड़ते थे तो उसी प्रकार से यहाँ डाइलेक्ट्रिक स्लैब जुड़ रहे हैं। लेकिन रेसिस्टेंस में क्या होता था कि अगर मान लीजिए 2 रेसिस्टेंस हैं और वो आपको पैरेलल में है, मान लीजिए ये रेसिस्टेंस है और दूसरा ये रेसिस्टेंस है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है, क्योंकि यहाँ पर सीरीज में है, पैरेलल में नहीं है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो सीरीज में है, क्योंकि इन पर कॉमन पोटेंशियल नहीं है, पॉइंट ए पर पोटेंशियल अलग है, पॉइंट बी पर पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, पॉइंट सी पर पोटेंशियल हम शून्य मान लेंगे। तो थोड़ा सा व्यवहार इसका उल्टा है, यहाँ सीरीज में ये कनेक्ट है डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेटों के बीच, और ये जो रेसिस्टेंस हम ले रहे हैं ये पैरेलल में। लेकिन देखिएगा दोनों की सेम मैथमेटिक्स होती है। यदि R1 R2 है तो R इक्विवेलेंट इसका लिखते हैं R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। ओके, देख रहे हैं सेम मैथमेटिक्स, अंतर क्या है, केवल यहाँ 2 है, और ये 2 क्यों है, क्योंकि ये स्लैब की जो मोटाई है वो D नहीं है बल्कि कितनी है, D/2 है, D/2 है, इसलिए D/2 को जब हम डिवाइड करते हैं पोटेंशियल यदि हम निकाल रहे थे तो पोटेंशियल में हम मल्टीप्लाई करेंगे ना डिस्टेंस से। यदि हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं V तो E इंटू D लिखते हैं, तो D/2 लिखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा ना, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इसलिए क्या होता था कि यहाँ पर एक फैक्टर आ जाता है और वो फैक्टर क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, तो विद्यार्थी आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि ये इक्विवेलेंट इसका कांस्टेंट हो गया, ये दोनों स्लैब मिलकर ऐसा व्यवहार करता है जैसे एक ही स्लैब है, और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो 2 K1 इंटू K2 बटा K1 प्लस कितना होता है, K2 होता है। ओके, तो हमने आपको कुछ नोट करा दिए हैं। हमारा फर्स्ट हाफ, जो लेक्चर का हमारा फर्स्ट हाफ है वो पूरा हो गया है। हमारा जो सेकंड हाफ होगा वो सेकंड हाफ में हम स्टडी करेंगे आपको मुख्यतः 2 और प्रकार के कैपेसिटर के बारे में, जिसमें पहला जो कैपेसिटर है वो है
आपको स्फेरिकल कैपेसिटर, और दूसरा जो कैपेसिटर है वो है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो चलिए हम शुरू करें। चलिए, आप वीडियो को रोक कर थक जाइएगा तो देख लीजिएगा रोक कर। हमको तो बनाना है लगातार, लेकिन आपको तो देखना है रुक कर। आप कभी भी देख सकते हैं इसको। विद्यार्थी, इसके सेकंड हाफ पर हम चर्चा करते हैं। सेकंड हाफ में हम क्या पढ़ रहे हैं? ओह सॉरी, आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया ना, मैंने मिटा दिया। चलिए, आप ये गलती हो गया ना मुझसे। चलिए, आप थोड़ा सा इधर उधर करके उसको लिख लीजिएगा, ठीक है? मैं हट जाऊंगा, बार बार याद नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा अदर टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि हमारे आईएससी में मुख्यतः हमको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में ही ज़्यादा स्टडी करना है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं एनसीईआरटी में जिसमें हमको एक स्फेरिकल कैपेसिटर का भी कैपेसिटेंस निकालना है और साथ में सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस का भी कैपेसिटेंस निकालना है। तो मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ। आप एनसीईआरटी के उस प्रॉब्लम्स को आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ईजी है। तो सबसे पहले स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ते हैं। कैपेसिटर, गोलीय संधारित्र। ओके, चलिए आइए विद्यार्थी, स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या होता है कि एक सॉलिड स्फीयर हम लेते हैं जिसको हमने चार्ज कर दिया है, और इसका साइज जो होता है वो छोटा होता है। मैंने सॉलिड स्फीयर बोला है, कोई जरूरी नहीं कि सॉलिड स्फीयर ही हो, ये हॉलो स्फीयर भी हो सकता है। ऐसा मैंने कह दिया कि सॉलिड स्फीयर है तो ऐसा जरूरी नहीं है, हॉलो स्फीयर भी हो सकता है, ठीक है? तो चलिए, इसको हमने एक स्फीयर ले लिया, और ये स्फीयर का जो रेडियस है वो क्या है? ए है। कितना है? ए। और इस स्फीयर को हमने एक बड़े हैलो स्फीयर के अंदर में रख दिया है, इस प्रकार से, ठीक है? यहां देखिए, लग रहा है जैसे ये सेल हो। तो ये खोखले स्फीयर के अंदर हमने रख दिया है, और इस खोखले हैलो स्फीयर को हमने अर्थ कर दिया है। क्या कर दिया है? अर्थ, पृथ्वी के साथ जोड़ दिया है, ग्राउंड कर दिया है। और इस बड़े सरफेस, स्फेरिकल सरफेस या हेलो स्फेरिकल सरफेस का जो रेडियस है वो कितना है? बी है। जाहिर तौर पर आपको दिख रहा है बी ग्रेटर देन क्या है? ए है। विद्यार्थी, क्या होगा यदि इस अंदर वाले सरफेस पर यदि हम स्मॉल ए रेडियस वाले स्फीयर पर यदि हम पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू देते हैं तो क्या होगा? इंडक्शन रूल से नेगेटिव चार्ज क्या होंगे? ग्राउंड द्वारा इस सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और यदि प्लेटों के बीच या इन कैपेसिटर के बीच वाले जो भाग है, ए और बी के बीच जो भाग है, उसके बीच में निर्वात है, तो उतने ही चार्ज यहाँ अपीयर होंगे जितने चार्ज आपको इस छोटे वाले गोले पर हैं। तो यहाँ छोटे वाले गोले पर प्लस क्यू चार्ज है, तो इस गोले पर कितना होगा? माइनस क्यू चार्ज हो जाएगा। ओके, तो विद्यार्थी क्या होगा? इस पूरे सिस्टम के अंदर में, अंदर मतलब हम कहाँ कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि R ग्रेटर देन इक्वल टू A एंड लेस देन इक्वल टू B। इस रीजन में, मतलब ये वाला जो रीजन है जिसको मैं डॉट डॉट से यहाँ दिखा सकता हूँ, चूंकि ये दिखाना अच्छी बात नहीं तो लगेगा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मैंने भर दिया है। इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान होगा वो हम देखते हैं, वो किसके कारण होगा? छोटे वाले गोले के कारण होगा, रेडियस ए वाले गोले के कारण होगा। और इसका मान कितना होगा? E बराबर होगा Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, जहाँ आर क्या है? इनके बीच का कोई भी डिस्टेंस हो सकता है। अगर आप ये पॉइंट ले रहे हैं तो इस पॉइंट का डिस्टेंस यदि आर है तो आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं E बराबर Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो कोई भी जो छोटे वाले स्फीयर पर हम गौर कर रहे हैं, छोटे वाला जो स्फीयर है वो स्फीयर पॉइंट चार्ज की तरह व्यवहार करेगा अपने बाहरी अपने सरफेस से बाहर या सरफेस पर। तो यदि हम इस गोले के बाहर वाले क्षेत्र में जाते हैं और इस बड़े वाले गोले के अंदर वाले क्षेत्र में जाते हैं तो केवल फील्ड इस छोटे वाले गोले के कारण होगा, क्योंकि हैलो, ये बड़े वाला अगर निगेटिव चार्ज वाला जो गोला है जिसका रेडियस b है, ये तो हैलो है ना, और इसके अंदर तो इस गोले के कारण, इस बड़े वाले गोले के कारण कोई फील्ड नहीं होगा। तो निगेटिव चार्ज वाला जो गोला है उसके कारण फील्ड अंदर में कितना होगा? 0, क्योंकि हैलो स्फीयर के अंदर में कोई फील्ड नहीं होता है। तो इस पूरे सिस्टम में, जिसको हम स्फेरिकल कैपेसिटर बोल रहे हैं, इसके अंदर वाले भाग में ए से बी के बीच में फील्ड किसके कारण होगा? केवल इस छोटे वाले गोले के कारण होगा, और उसका मान होगा Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, जस्ट लाइक पॉइंट चार्ज।
कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? चलिए बहुत अच्छा विद्यार्थी। तो हमको ये निकालना है कि अगर हमको कैपेसिटेंस निकालना है तो हमको इनके इस स्फेरिकल जो कैपेसिटर है इसके बीच वाले भाग में जहाँ फील्ड है, जहाँ क्या है फील्ड है, हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की गणना करनी है। आप कहेंगे सर यहाँ पर भी तो फील्ड होगा ना, आप कहेंगे यहाँ पर भी तो फील्ड होगा, आप कह सकते हैं कि सर ऐसे भी तो यहाँ फील्ड होगा। हम कहेंगे नहीं होगा ऐसे फील्ड, इसलिए नहीं फील्ड होगा विद्यार्थी। थोड़ा सा गौर करते हैं कि ये है निगेटिव चार्ज और यहाँ से फील्ड निकल रहे हैं पॉजिटिव चार्ज से, और वो फील्ड कहाँ चले जा रहे हैं? वो फील्ड चले जा रहे हैं छोटे गोले से निकलकर और बड़े गोले पर जाकर समा जा रहे हैं, कंप्लीटली यहाँ पर जाकर समाप्त हो जा रहे हैं। अब देखिए बड़े गोले के बाहर अगर फील्ड होता है तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। इसलिए उससे हमको कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमारा जो कैपेसिटर है उसके अंदर वाले भाग में ही हम इलेक्ट्रिक, वहाँ अंदर वाले भाग में ही जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल संचित है, बाहर वाले भाग के लिए हम इंटरेस्टेड नहीं हैं। दूसरी प्रमुख बात जो हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि हमको केवल इंटरेस्ट लेना है किस में? गोले के अंदर वाले भाग में, ये कैपेसिटर के अंदर वाले भाग में। किस रीजन में? ए से बी के लिए। तो यहाँ पर हम अगर एक पोटेंशियल निकाल रहे हैं भी, तो ये होता है ई डॉट डी आर माइनस ई डॉट इंटीग्रेशन बी से ए के बीच में। आप कहेंगे सर बी से ए के बीच में क्यों, ए से बी के बीच में क्यों नहीं? क्योंकि मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट चार्ज है और इस चार्ज को हम इन्फिनाइट से ला रहे हैं, तो इन्फिनाइट से हमने कहाँ लाया? बी तक लाया, तो लिमिट कितना हुआ? इन्फिनाइट टू बी हुआ। और दूसरा कदम हम कब उठाएंगे? जब हम बी से कहाँ लाएंगे? ए तक लाएंगे, है ना, तब ना हम इसके अंदर आ रहे हैं। तो अगला जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा? बी से ए तक। अब देखिए थोड़ा सा, कैपेसिटर के बाहर हमें कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, कैपेसिटर के बाहर के क्षेत्र में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो कैपेसिटर के बाहर वाला जो इंटीग्रेशन होगा वो उसका हम इस्तेमाल करेंगे नहीं, उससे हमको कोई मतलब है नहीं। तो ये इंटीग्रेशन रहे या ना रहे हमको उससे कोई मतलब नहीं, हमको केवल कैपेसिटर के प्लेटों के बीच का ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इसलिए हमारा लिमिट होगा बी से ए। इन्फिनाइट से भी आओ, बी से ए आओ, ऐसा नहीं होता है। अब बच्चे क्या करते हैं? ए से बी चले जाते हैं, तो ए से बी जब जाना तो यहाँ माइनस साइन मत लगाना, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल की परिभाषा है कि इन्फिनाइट से तुमको आना है, बाहर से आना है। तो इन्फिनाइट से तुम कहाँ आए? बी पर आए, और बी से कहाँ आए? ए पर गए। तो यही ना, अंदर वाले भाग में ही तुम इंटरेस्ट है, तो तुम्हारा अंदर वाला भाग क्या है? बी से ए के बीच में है। तो चलो बहुत अच्छा, तो बी से ए के बीच में बराबर माइनस, मान रखो इलेक्ट्रिक फील्ड का Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डी आर इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? बी से ए। Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी आर बटा आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा? -1 बाई आर, बी से ए के लिए, ए के बीच में। माइनस माइनस खत्म हो गया, Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट रखोगे 1 बाई ए, लोअर लिमिट रखोगे 1 बाई बी, हो जाएगा Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बी माइनस ए बटा ए बी। इसीलिए ये तुमको क्या मिला? ये तुमको मिल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी। इसलिए कैपेसिटेंस C इक्वल टू होगा Q बाई V, Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ हो जाएगा ए बी और यहाँ हो जाएगा B माइनस ए, Q कैंसल आउट हो जाएगा, C बराबर होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी, बाटा में B माइनस ए। ये तुम्हारा कैपेसिटेंस का मान हो गया यदि तुमने स्फेरिकल कैपेसिटर लिया है तब के लिए। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो तुम इसको थोड़ा सा ये ले लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, तो तब तक मैं थोड़ा सा मार्कर में इंक डाल देता हूँ। कोई दिक्कत? ले लिया? चलो बहुत अच्छा। अब हमारा जो टॉपिक है, दूसरा हमारा जो
कैपेसिटर है वो है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। उसके बाद हम थोड़ा सा एक छोटा सा डिस्कशन भी करेंगे। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर विद्यार्थी, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर जिसको हम लोग कहते हैं बेलनाकार संधारित्र। ओके विद्यार्थी, आइए एक हम पतला चार्ज रॉड लेते हैं। चूंकि मैंने इसको काफ़ी पतला लिया है, लेकिन ब्लैक बोर्ड पर दिखाने के लिए मैंने इसको फिनाइट डायमेंशन का, इसकी मोटाई फिनाइट डायमेंशन की मैंने दिखा दी है। और इसका जो रेडियस है इस रड का, जो चूंकि ये रड है बेलनाकार है, सिलेंड्रिकल है, लेकिन इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसका रेडियस हमने लिया है a। और इसको रड को मैंने क्या किया है, चार्ज कर दिया है। ओके, कोई दिक्कत? और इस रड को मैंने एक हैलो सिलेंडर से, खोखले सिलेंडर से इनक्लोज कर दिया है। और इस खोखले सिलेंडर को, जैसे मैंने बाहरी स्फीयर को अर्थ किया था पिछले एग्जाम्पल, पिछले कैपेसिटर के लिए, वैसे मैंने इसको भी अर्थ कर दिया है। तो इंडक्शन के कारण क्या होगा, यहाँ माइनस साइन अपीयर हो जाएगा। ओके, अब ये बड़े वाला जो सिलेंडर है इसका जो रेडियस है उसको मैंने ए लिया है, ए बी लिया है। तो जाहिर तौर पर है कि बी ग्रेटर देन कितना होगा, ए होगा। ओके विद्यार्थी, चूंकि यह काफ़ी लंबी रड है और इस रड से अगर हम कोई डिस्टेंस लेते हैं r, और वह डिस्टेंस आपको बाहरी जो सिलेंडर है जो इसको इनक्लोज कर रहा है, इस पतले वाले सिलेंडर को जो इनक्लोज कर रहा है, उसके बीच की दूरी r है, तो r का मान बहुत छोटा होना चाहिए। किससे? इसकी लंबाई l से। इसकी लंबाई मैंने ले ली है कितनी, l ले ली है, तो इसकी लंबाई l से। तब क्योंकि अगर लंबाई अगर देखिए, अगर r का मान l की अपेक्षा बहुत छोटा नहीं हो तो क्या होगा, यहाँ पर इस बीच वाले क्षेत्र में तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगे वो एकदम परपेंडिकुलर होंगे, लेकिन किनारों पर ये फील्ड लाइन जो होंगे वो परपेंडिकुलर नहीं होंगे, बल्कि इस प्रकार से कर्व बनाएंगे। और वहाँ पर हम लोग अपने लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमने मान प्राप्त किया था λ/2πε0, उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इससे सिलेंडर पर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लेमडा है। लेमडा कूलम प्रति मीटर जो है वो क्या है, चार्ज डेंसिटी है। ओके विद्यार्थी, इस अंदर वाले भाग में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, λ/2πε0 इंटू आर। आप कहेंगे सर ये कैसे, याद आ रहा है आपको, जब मैंने आपको पढ़ाया था कि यदि आपके पास एक लंबी रड है और उसको चार्ज किए हैं, अत्यंत पतली लंबी रड है और उस पर चार्ज डेंसिटी लेमडा है, तो इसके निकट r दूरी पर लंबवत, इस वायर के लंबवत r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होता है λ/2πε0 इंटू आर। ओके, अगर आपको दोबारा इसको पढ़ना होगा और आपकी कॉपी में नहीं मिल रहा है तो आप इंट्रोडक्शन कोर्स में जाकर पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन कोर्स में मैंने इसको पढ़ाया है, शायद ये लेक्चर नंबर आपको 6 होगा, 7 होगा, क्योंकि 8 तो मैंने अभी डाला है शायद ना, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर मैंने इसको फिर दोबारा भी पढ़ाया है। ओके, तो विद्यार्थी फील्ड का मान कितना हो गया, λ/2πε0 इंटू स्मॉल r। अब देखिए, कुछ करना नहीं है विद्यार्थी, इस कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालिए V और उसको चार्ज से डिवाइड कर दीजिए। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V कितना होगा। V बराबर -E.dr, B से A के लिए बाहर से अंदर जाना है। मैंने बताया क्यों, क्योंकि इन्फिनाइट से आप B पर आएंगे, B से A पर जाएंगे, तो B से A पर जाइए, क्योंकि बाहर वाले क्षेत्र के लिए आप अध्ययन कर नहीं रहे हैं, तो B से A के बीच जाइए, -λ/2πε0, इंटीग्रेशन से बाहर करेंगे, यहाँ E का मान हम रख रहे हैं, इंटीग्रेशन से λ/2πε0 बाहर, dr/r B से A के लिए, λ/2πε0 dr/r का इंटीग्रेशन होता है ln r या log r, B से A माइनस साइन। विद्यार्थी, ये माइनस साइन को इसके साथ ऑब्जर्व कर देंगे तो क्या होगा, लिमिट चेंज हो जाता है। यदि माइनस यहाँ पर है और माइनस को इसके साथ ऑब्जर्व कराते हैं
तो लिमिट क्या होगा, b हो जाएगा a के जगह पर, a हो जाएगा b के जगह पर। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ। लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln b बाई a, और इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, नहीं तो आप कहेंगे सर आपने कैसे लिख दिया। लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ माइनस साइन जस्ट करता, ln लोअर लिमिट अपर लिमिट a लोअर लिमिट b रखेंगे, सॉरी माइनस माइनस माइनस, अपर लिमिट a और माइनस लोअर लिमिट कितना रखेंगे b। अब माइनस इसके अंदर ले जाइए, ये माइनस वाला कितना हो जाएगा प्लस, और प्लस वाला कितना हो जाएगा माइनस, तो लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln b माइनस ln a, लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln b बाई a, और यही क्या हो गया आपको, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हो गया। ओके, कोई दिक्कत? आप इसको क्या कर लेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। अब जब स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, और उसके बाद मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा। एक जगह मैं थोड़ा सा रुका था और आप वहाँ कंफ्यूज हुए थे कि किसी भी स्फेरिकल कैपेसिटर या सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के बाहर वाले फील्ड को सर आपने कैलकुलेट क्यों नहीं किया। बाहर भी तो वो फील्ड आरोपित कर रहे हैं, उसको आपने क्यों कैलकुलेट नहीं किया। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे वहाँ एक्सप्लेन कर देना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं किया, ताकि मैं आगे बढ़ जाऊँ, आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हो। तो आप इसका क्या ले लेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं है, नहीं तो फिर इसको भी लिख लीजिएगा। ये मैंने यहाँ से डायरेक्ट लिख दिया है, या फिर ऐसे हल करके उसी बात को मैंने यहाँ लिखा है। ओके, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि ये लिखना नहीं है, जो मैं अब जो बता रहा हूँ वो लिखना नहीं, वो केवल समझना है। विद्यार्थी आइए, ये आपका स्फेरिकल कैपेसिटर रेडियस a, और ये बाहर वाला था जिस पर माइनस साइन था, और ये इसको माइनस क्यू, और इसको मैंने कितना लिया है प्लस क्यू, इसको चूंकि आपने अर्थ से कनेक्ट कर दिया था। अब देखिए विद्यार्थी, हमने यहाँ तो फील्ड दिखाया था जो पॉजिटिव स्फीयर से निकलकर और बड़े वाले नेगेटिव हेलो स्फीयर में जाकर समाप्त हो जा रहे थे। यहाँ कोई फील्ड क्यों नहीं था, क्योंकि ये तो नेगेटिव चार्ज है ना, तो ऐसा फील्ड क्यों नहीं था। ऐसा भी तो होना चाहिए था, सिलेंडर में भी ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए विद्यार्थी, सबसे पहली चीज है, अगर आप यहाँ कोई एक सरफेस ले लेते हैं जिसको आप डिनोट कर रहे हैं डीए से। ओके विद्यार्थी, ये सरफेस डीए हो गया। अब इस सरफेस को हम यहाँ उठा रहे हैं, सरफेस कितना है डीए है। अब इस सरफेस में विद्यार्थी प्रवेश करने वाला जो फ्लक्स है, जो इसके अंदर प्रवेश कर रहा है, प्रवेश करते हुए बाहर निकल रहा है। आप इसको ऐसे मानिए, इस सरफेस में ये फ्लक्स इस दिशा में जा रहा है, इसको आप ले लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन जे डायरेक्शन, और ये जो बाहर से फील्ड आकर इस बड़े वाले स्फीयर पर समाप्त हो रहे हैं, उसको आप नीचे की दिशा में ले लीजिए, चूंकि अंदर जा रहे हैं, और वो होगा ई माइनस जे। विद्यार्थी, इस सरफेस से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा, फाई बराबर फाई, ये हो गया आपको, फाई बराबर हो जाएगा ई डी ए। ओके, और ये हो जाएगा एरिया वेक्टर, आप बाहर की ओर लेते हैं तो एरिया वेक्टर आपका है डी ए जे डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ हो जाएगा ई डी ए जे डॉट जे इक्वल टू 1, और यहाँ देखिए प्लस ई डी ए ऊपर है और जे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है नीचे, तो जे डॉट माइनस जे बराबर -1, कितना हो गया 0। तो फाई बराबर इस सरफेस से कितना हुआ 0, तो इस सरफेस से फाई 0, तो इस सरफेस द्वारा इनक्लोज चार्ज कितना होगा, फ्लक्स के गॉस के नियम से फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0, और इसलिए क्यू इनक्लोज इक्वल टू कितना होगा 0। क्या इस वाले सरफेस पर इनक्लोज चार्ज नहीं है? है नहीं, है ना जी, माइनस क्यों नहीं है, समझ नहीं आया, माइनस क्यों है कि नहीं है, तो माइनस क्यों है जबकि यहां दिखा रहे क्यू इनक्लोज 0 होगा, तो इसका मतलब गड़बड़ है। दूसरे तरीके से आप इसको समझिए, अगर आप इस पूरे सिस्टम को इनक्लोज कर देते हैं गॉसियन सरफेस से, ओके, यहां पर, और यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बाहर में,
क्योंकि बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तभी ना इस प्रकार से फील्ड लाइन आकर समाप्त हो जाएंगे। तो इसके अंदर कुल चार्ज कितना है, प्लस क्यू है जा माइनस क्यू, कुल चार्ज कितना बा हो, प्लस माइनस के कैंसिल कर दलस, तो क्यू इनक्लोज बाई है गॉसियन सरफेस इक्वल टू 0 हो गई हो, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो, 0। एक मतलब बाहर में कोनो इलेक्ट्रिक फील्ड रहबे ना करी, बुझाइल। तो इसका मतलब है बाहर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा। ओके, इसी प्रकार से आप सिलेंडर के लिए भी कह सकते हैं, अंदर में फील्ड रहेगा, बाहर में फील्ड नहीं रहेगा, सेम स्ट्रैटेजी। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि नहीं समझ में आया तो अगले बार में बता देंगे, ऐसा समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। तो एक काम कर रहे हैं, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा आज का नहीं अगले वीडियो का, वो होगा कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन, ठीक। और कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन में हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर को पैरेलल और सीरीज में जोड़ने के लिए, ठीक है। अब बात ऐसा है कि बोले हैं इसमें भोजपुरी भाषा में बोल दिए ना हो, तो हाँ तब अपना भाषा है ना, इसलिए तो आ ही जाता है, जब रेस में होता है तो भोजपुरी आ जाता है, ठीक है। तो उसमें चलिए एंजॉय कीजिए, लेक्चर को पढ़िए और फिर आपसे हम मिलते हैं अगली कक्षा में, ठीक है। रुक जाइए, आप नहीं, आप अपना काम कीजिए, इधर हमको रिकॉर्डिंग के लिए रुकना है।